हमारी तमाम वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द ग्रैंड टूर हमारा चल रहा है और इसी सिलसिले की एक इंतहाई अहम कड़ी जो आज हम आपको एक इंटरव्यू दे रहे हैं, ये बहुत ही ख़ास इंटरव्यू है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिस फील्ड का ये इंटरव्यू है, लो फ्लायर पिजन्स, उस फील्ड में इस शख्स ने इस हद तक इस शौक़ को लेकर गया कि शायद ही इसकी मिसाल कहीं पर मिलती हो। ये वो शख्सियत है कि जिस शख्सियत के नाम से अब शायद लो फ्लायर्स पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर पाकिस्तानी शौक़ के बारे में बात की जाए तो इस शख्स का नाम अगर ना लिया जाए तो शायद ये शौक़ अधूरा रह जाएगा। मैं ज़्यादा लंबी तमीद नहीं बांधूंगा, डायरेक्ट हम उनके पास जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस शौक़ से किस तरह मुंसलिक हुए। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जनाब शेख हसनैन हैदर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है, बस करिए। अच्छा शेख साहब, लो फ्लायर्स का जो शौक़ पाकिस्तान में चल रहा है और अब जिस नहज पे चल रहा है, उसमें आपकी जितनी भी आप कह लें कि मेहनत है, इसकी कहीं मिसाल मेरा नहीं ख्याल कि कहीं मिलती है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन मेरा भी है, कुछ लोग भी जानना चाहते हैं कि ये लो फ्लायर्स का शौक़ आपको शुरू कहाँ से हुआ? स्टार्ट तो हुआ कि बचपन में मेरा एक दो कज़न है मसूद, तो बचपन में उनके साथ साहिवाल में वो रहते हैं, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती, जैसे कज़न आपस में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती थी। तो छुट्टियां मनाने के लिए वहाँ चले गए। तो 4th क्लास में पढ़ते थे। तो उस वक्त फिर उसके साथ साइकिल के बैठ के हमने जाना और इनके जो टूर्नामेंट होते थे, दड़े होते थे, जो बाजी होती थी, तो उसके साथ छोड़ते थे। तो बेसिकली चूँकि झंग से ताल्लुक़ है, तो वहाँ हमने ये जो जिनको हम टुकड़ी वाले कबूतर बोलते हैं, ये कबूतर मैंने रखे होते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो कन्वर्ट होता गया उस शौक़ के साथ, लो फ्लायर के साथ। फिर उकाड़ा में यहाँ हमारे प्रोजेक्ट थे, तो यहाँ से फिर हमारे दोस्त एक बहुत ही प्यारे हमारे राय वलैद साहब, उनको इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उनके साथ मिलकर हमने बाजियाँ खेलनी शुरू कर दी। ये किस सन की बात है? ये 2001 में। प्रॉपर आप इस शौक़ में 2001 में उससे पहले रखे हुए थे? लेकिन कबूतर रखे हुए थे, मुकाबले लो फ्लायर भी रखे हुए थे, तो लेकिन प्रॉपर जो शौक़ है वो 2001 में हो गया। 2001 से आप लो फ्लायर के शौक़ में आ गए। जब आप लो फ्लायर के शौक़ में आए, उस वक्त में हाई फ्लायर्स का भी बड़ा शौक़ चल रहा था। उस वक्त में तो काफ़ी टॉप पर था, पीक पर था। तो उस साइड पर क्यों नहीं आप निकले कि उसमें इतना चाम क्यों नहीं आपको नज़र आया? देखिए, हर शौक़ का मुख्तलिफ एक इंसान को लग जाता है, ज़रूर होता है, बिल्कुल मज़ा आता है। आप जैसे कुछ शौकीन हजरात हैं वो पार्ट्रिज का शिकार खेलते हैं और कुछ जो हैं वो डक शूटिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो जहाँ पे इंसान रहता है उस माहौल के मुताबिक जो शौक़ होता है वो इंसानों को लग जाता है। जैसे ज़िला उकाड़ा के अंदर जब पहले हम लोग आए, तो यहाँ पे ये ज़्यादातर हाई फ्लायर का शौक़ नहीं था, लो फ्लायर का था। फिर हमने इसकी हिस्ट्री निकाली, हिस्ट्री बड़ी मज़ेदार थी, जो मैं अक्सर उस बुक का जिक्र करता हूँ, आपसे भी बात करता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा, मतलब उस वक्त तो खैर सारे जो मुग़ल्स थे, ख़ास तौर अकबर का जो हवाला दिया हुआ है, शहनशाह अकबर का, तो वो इस शौक़ से बहुत ज़्यादा मुंसलिक थे। यहाँ पे लोकल लेवल के ऊपर जो है वो सिर्फ जो लो फ्लायर का शौक़ था, हाई फ्लायर का नहीं था। तो इस तरह फिर इसी शौक़ में आ गया। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे कि आपने कहा कि जैसे जैसा माहौल होता है, जैसे इलाके के हिसाब से, तो फिर वो शौक़ जो है डेवलप हो जाता है। इसी तरह आपका ये लो फ्लायर्स का शौक़ हुआ। लेकिन इस शौक़ को जो आपने डेवलप किया है वो बहुत अजीब तरीके से किया,
कि हमने जब भी कभी अगर लो फ्लायर के शौक को देखा है, साउथ की तरफ कहीं भी निकलें या सिंध तक जब भी जाएं, तो आपको इतना बड़ा ट्रेंड नज़र नहीं आता। छोटे छोटे खुड्डे नज़र आएंगे, छोटी छोटी दड़बियाँ सी बनी होंगी और बड़े छोटे छोटे पिंजरों में उन्होंने कबूतर रखे होंगे महदूद तादाद में, और कोई इतना ये नहीं लगा खूबसूरत परिंदे हैं, खूबसूरत खुड्डे हैं, बस वो जैसे फिर रहे हैं बस फिर रहे हैं। आपने ये शौक को चेंज किया और अब लो फ्लायर्स में बहुत सी छतें ऐसी हैं जहाँ पे हम जाते हैं तो पता चलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई महल बना हुआ। लेकिन ये सारे महल जो बनना शुरू हुए हैं ये आपके बाद शुरू हुए हैं। ये सोच आपकी क्यों आई? क्योंकि आप जिस तरह इलाके की बात कर रहे हैं तो इलाका वाइज आप भी अगर शौक करना चाहते तो इस तरह कर सकते थे। देखिए, हर चीज़ का अगर हम इस शौक़ से जब मुंसलिक हुए हैं तो आप इस चीज़ को देखें कि इंसान जब अगर कोई चीज़ क्रिएट नहीं करेगा, कोई चीज़ नई नहीं बनाएगा, तो एक जगह पे अगर रुक जाएगा तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे बहुत सारे आप टेक्नोलॉजी देख लें, अब फ़ोन आ गए हैं, तो पहले PTCL होता था, तो PTCL से जो पहला माहौल होता था वो घोड़ों पे लोग फास्ट जो होते थे, हर 20 किलोमीटर के ऊपर वो चौकियाँ बनी होती थी और घोड़ों के ऊपर मैसेज देते थे। PTCL आ गया, PTCL के बाद ये फिर मोबाइल आ गया, फैक्स जब आई तो वो लोगों का वो था नहीं। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती गई वैसे हर शौक़ हर शोबे में वो चेंज होता गया। तो जब हमने ये शौक़ किया तो उस वक्त लोगों के बिल्कुल केज जो थे वो नॉर्मल हालत में थे, तो हमने टेक्नोलॉजी जो थी वो लेके आए। कुछ हमारे दोस्त बाहर रहते थे, उनसे टेक्नोलॉजी ली, कुछ हमारे कंसल्टेंट थे, कुछ गोरे थे जिनसे हमने ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की कि केज को कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ बनाने में इसमें कमी कोताही है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कबूतरबाजी में मैं समझता हूँ कोई एक चीज़ नहीं होती कि आपने केज बना लिया, कबूतर बना लिया, उसके बाद फिर दोबारा आपकी ट्रेनिंग है। आप देखें ना, आप जब हॉर्स रेसिंग में जाते हैं तो हॉर्स रेसिंग में वो जो पर्चा हर आदमी के पास आता है, तो अगर आप उसे रीड करें तो पहली चीज़ वो ओनर का नाम होता है। सही। आपका जिसे आप खुड्डा बोलते हैं, बिल्कुल, तो ओनर का नाम आता है कि इसका ओनर कौन है। फिर उसकी पेडिग्री होती है कि इस घोड़े के पेरेंट्स कौन से हैं, उनकी पेडिग्री क्या है, उन्होंने क्या कारकर्दगी की है। फिर उस घोड़े का देखा जाता है उसी पर्चे के ऊपर कि इसका जैकी कौन है, कि इस घोड़े पे महावत जो वो कौन बैठा हुआ है। और जो मेन चीज़ होती है फिर उस पर अगर आप उसी पर्चे पे देखेंगे तो उस पर ट्रेनर लिखा होगा। अच्छा, हाँ, उस पर ट्रेनर होगा, दोनों अलग होगा। जॉकी और है, जॉकी तो उस दिन का है और ट्रेनर लिखा होगा। तो वो ट्रेनर जो है उस पर्चे को देखते हुए फिर लोग उस पर बैट लगाते हैं और एनालिसिस लगाते हैं कि आज कौन सा घोड़ा जो है वो विन करेगा, इसका मालिक कौन है, पेडिग्री क्या है, इसका जॉकी कौन है जो उस दिन बैठा है, और ट्रेनर कौन है। बिल्कुल सही। तो एग्जैक्ट कबूतरबाजी में भी इसी तरह ही है कि इसकी पेडिग्री, इसका केज, इसकी न्यूट्रिशन, इन सारों को मिला के तो फिर आप जो है किसी न किसी मंजिल के ऊपर वो पहुँच। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, एक और चीज़ दरमियान में ज़हन में आ गई, आपने कहा कि इंटरनेशनली लेवल पे आपने जो है ना इनको केजेस को प्रिपेयर किया। उसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि इंटरनेशनली लेवल पे अगर आप जाते हैं तो उधर पे ज़्यादातर शौक है होमर्स का, रेसर्स का, तो उन लोगों को साथ मिला के जब आपने ये केजेस डिज़ाइन किए तो क्या आप नहीं समझते कि उनकी कबूतरों की फितरत में या इनकी कोई ट्रेनिंग में और फितरत में फ़र्क आएगा? नहीं, उसमें एक चीज़ तो देखिए कंबाइन होती है कि आपने जब केज बनाना है कबूतर का स्पेसिफिक, आप जब जिसे पंजाबी में आप खुड्डा बोलते हैं, अगर ये बनाना है तो वो सारी चीज़ें आपकी मुश्तरका होती हैं रेसरों के साथ। वो भी पिजन है, ये भी पिजन है। उसमें देखें ना, फर्स्ट चीज़ आती है वेंटिलेशन। ठीक है, तो वेंटिलेशन जो है जिससे आप कबूतरों की ये जैसे केज के अंदर आप जाते हैं तो डस्ट उड़ रही होती है, तो अगर वेंटिलेशन प्रॉपर होगी तो कबूतर में डस्ट नहीं होगी, ना कबूतर में नोज़ में जाएगी, ना हलक में जाएगी, ना कबूतर बीमार होगा। जैसे आजकल आंखों की बीमारी आई हुई है, तो उन केजेस में जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है
तो एक तो ये चीज़ आ जाती है। नंबर 2, बिल्कुल, उसको फिर मेंटेन करते हैं इंसुलेशन को। जो इंसुलेशन है जिसमें आप वॉल्स के अंदर कोई ना कोई चीज़ फोम देते हैं, कोई बूरा दे देते हैं। पुराने दौर में जो है वो कच्ची मिट्टी के बना देते थे, तो वो जो है उसके बाद उसकी इंसुलेशन है, ठीक है। और फिर उसकी डायमेंशन और उसकी साइड सिलेक्शन, ये 4 चीज़ें ही केज पे वो डिपेंड। ये रेसर्स के लिए, लो फ्लायर के लिए या होमर के लिए, ये एक ही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि मजदूर जो है ना वो ज़्यादा सख्त मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, नवाब भी होता है। अब जैसे आपने कबूतरों को रखा हुआ है, जैसे आपने इंसुलेशन भी, वेंटिलेशन भी, इस तरह उनको एक माहौल, एक ठंडा सा माहौल, एक अच्छा माहौल, गर्मी में भी उनको इतनी ज़्यादा गर्मी मेरे नहीं ख्याल के लगती होगी यहाँ पे, जैसा वो माहौल, मैं भी गर्मी में आके एक दफ़ा खुड्डे के अंदर खड़े होकर ये अंदाज़ा लगा चुका हूँ। तो हम लोगों के जैसे हालात हैं कि अगर हम AC के आदी अब हो चुके हैं, फी ज़माना बात करूँगा, तो हम बाहर नहीं इतनी देर रुक सकते, आदत चेंज हो गई। तो इससे कोई परफॉर्मेंस पे आपको नहीं लगा कि असर होगा? क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो चलें थोड़ा बहुत वो उनका वैसे ही मौसम भी ऐसा ही होता है जैसे यूरोपियन साइड पे। देखिए, मैं आपको ये आपकी लैंग्वेज में जवाब दे देता हूँ कि अगर मैं आपको आज रात रिहाइश की जगह नहीं देता, आप गाड़ी में सो जाते हैं, वो घर से गाड़ी में सोएंगे तो टफ है, और आप सड़क पे सो जाते हैं, तो आप ये मुझे बताएं कि उस आपकी लैंग्वेज में तो फिर आपको जो थकावट है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी ना। हाँ। तो हता कि आप एक आराम पसंद कमरे में रुके हैं और गाड़ी में तो टफ है, इसका मतलब आप टफ हो जाएंगे, ये नहीं होता। रात को जितना कंफर्ट माहौल आप अपने कबूतरों को देंगे, उतना अच्छा परफॉर्म वो अगले दिन करके देंगे। सही है। अगर आपकी रात की नींद बेहतर आएगी, आप जो है अच्छे तरीके से सो सकेंगे, और अगर आप 22 घंटे या 23 घंटे से जाग रहे हैं तो आपकी आंखों का कलर ये नहीं होगा। एक दिन की आपकी पुरानी थकावट जो है आपको पता है वो क्या कर देगी, और जिस दिन आप AC में सोते हैं अगले दिन आप फ्रेश होकर गर्मी में भी काम कर रहे होते हैं, और अगर एक रात बिजली ना हो तो अगले दिन आपसे काम नहीं हो रहा होता। नहीं बात आप किस। तो आप पिजन्स जो है उसने परफॉर्म बड़ा हार्डली करना होता है, उसने गर्मी में उड़ना होता है, तो रात का जितना उसे कंफर्ट माहौल देंगे वो उतना ही बेहतर जो है परफॉर्म आपका कहने का मकसद है कि मेंटली उसको जो है ना रिलैक्स, हाँ, रिलैक्सेशन दे रहे हैं आप इस तरह से। अच्छा शेख साहब, ये जो लो फ्लाइज का शौक था ये बहुत छोटे पैमाने पर किसी वक्त में हुआ करता था, बहुत कम, और मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप इन इलाकों से बाहर आए तो लोग इस शौक को पहचानते थे, बहुत कम जानते थे। तो जब से आप इस शौक में आए और आपने इस शौक को शुरू किया, तो अब पाकिस्तान की पहचान एक तो आप बनते जा रहे हैं माशाल्लाह। इस वक्त अगर लो फ्लाइज का शौक कहीं पे भी हो रहा है तो वो कहीं कोई मिसाल देगा ना, तो उसमें शेख हसनैन हैदर मिसाल में ज़रूर होगा। इंटरनेशनली भी अगर देखा जाए तो लो फ्लाइज का शौक मेरा ख्याल है कि जितना पाकिस्तान में, इससे कहीं ज़्यादा शायद इंडिया में भी होगा। वहाँ पर भी अगर आजकल अगर मेरी किसी से बात होती है फ़ोन पर या कोई डिस्कशन होती है तो शेख हसनैन हैदर उनको भी पता है। तो ये इसको, इस शौक को इस नहज पर किस तरह लेकर आए, कहाँ से स्टार्ट किया इसको यहाँ तक लाने में? देखिए, 2 चीज़ें ये इकट्ठी हैं कि एक तो हमें अपना शौक़ था, और शौक़ के साथ जो है जो, और उस शौक़ को प्रमोट करने वाले लोग जो है वो भी काफ़ी हैं, लेकिन इन दोनों को इकट्ठा लेके चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। सही। आप ये देखें कि हमारे यहाँ बड़ा लो लेवल पे शौक़ होता था कि जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट नहीं आता कि दुनिया में बेस्ट पिजन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, वर्ल्ड के बेस्ट पिजन हमारे पास अवेलेबल है। गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, और हर दुनिया की जो लोकल प्रोडक्ट होती है उसको वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं। और लोकल प्रोडक्ट उनकी कोई भी हो, अगर किसी जगह का अगर कोई अच्छा डॉग है, वो चाहे स्ट्रीट डॉग है, कोई भी डॉग है, तो वो उस तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं कि वो बहुत, अब ये देखें कि एक्सट्रीम, बिल्कुल हाँ चले जाए। अब यूरोप के अंदर आप देखें कि अब रेसर कबूतर है, उन्होंने उसकी मार्केटिंग की तो वो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ रुपए के वो कबूतर सेल होने लग गए। हालांकि हमारे वेबसाइट भी देखी है मैंने, ऑनलाइन पिजन सेल हो रहे हैं बिल्कुल पेडिग्री के साथ, बड़े पेडिग्री के साथ,
और वो परफॉर्मेंस बेस वो होते हैं। हमारे पास भी उसी कैटेगरी के परिंदे हैं कि वो दुनिया में बेस्ट पिजन्स हैं, और वो जो है वो हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इससे जो है वो एक्सपोर्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। बट हमारी बदकिस्मती ये है कि जो सपोर्ट करने वाले हैं वो हमारे साथ नहीं है। सही। अच्छा, इस शौक़ को प्रमोट करना ये मेन चीज़ होती है कि बहुत कम उस्ताद या शिकारी या जो हैं वो अपना शौक़ तो कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जो प्रमोट कर रहे होते हैं, शौक़ कम करते हैं। तो हमने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिला के ले करके चले कि कभी पुलिस तंग कर लेती थी, कभी कोर्ट तंग कर लेता था, कभी लोकल्स तंग कर लेते थे। तो इस तरीके से अब ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहले दिन हमने जब स्टार्ट किया शौक़, तो उस वक्त बहुत छोटे टूर्नामेंट यहाँ पे थे कि 10, 20, 50 हज़ार रुपये वाले टूर्नामेंट थे। अब जो है वो हमारा अभी ये बारीपुर में टूर्नामेंट एक अल्हम्दुलिल्लाह उड़ा है इस साल 2021 में अब उड़ेगा। तो उसका फर्स्ट जो प्राइस है वो 80 लाख रुपया पहला, और इससे पहले वाला जो था वो भी 25 खिलाड़ी थे, उसमें भी बहुत बड़ा धड़ों वाला सिस्टम जी, सिंगल पिजन वाला। जी वही है। तो जो लो फ्लायर के वो होते हैं। देखिए, आप शौक़ करने वाले वो आपको बहुत मिल जाएंगे। अब उसको मैनेज करना, प्रमोट करना, शौकीनों के साथ सपोर्ट करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर उसको आप इन लोगों के साथ मिल कर के करें तो वो मेरे ख्याल में वो शौकीनों के साथ भी हमारा प्यार है, वो नेकी भी है उसमें, और कोई वक्त ऐसा आ जाएगा कि लोग इस बात को याद भी रखें। शेख साहब, 2001 में आपने स्टार्ट किया शौक़ प्रॉपर, तो उस वक्त में ऑब्वियसली वही जिस तरह आपका शौक़ हो रहा होगा उसी तरह आप शौक़ कर रहे होंगे, लेकिन वो ये मशवरा किसी ने दिया था या अपना ही आइडिया था? और वो पहला स्टेप क्या था कि आपने सोचा कि इसको चेंज करते हैं, थोड़ा इसको बूस्ट लेकर जाते हैं, इसमें टूर्नामेंट्स को और ऐड करते हैं, इनामी रकम ऐड करते हैं, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाते हैं, वो कब से? ये बिल्कुल, ये तकरीबन अभी हमारे साथ हमारे उस्ताद भी आए हुए हैं, चौधरी एजाज साहब। 2003-04 में हमने यहाँ जब टूर्नामेंट रखने शुरू किए तो एक दिन के बड़े इनाम हमने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद फिर जो है बहुत ज़्यादा पंजाब के अंदर टूर्नामेंट जो है वो होने लग गए, अवेयरनेस लोगों में आ गई, पुलिस का डर कम हो गया, लोगों में शौक़ बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी अगर आप देखें कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर यहाँ अब ह्यूमन राइट्स के मुताबिक वो मुर्गबाजी जो है वो भी नहीं हो रही, और जो हमारे यहाँ बड़ा शौक़ होता था डॉग फाइटिंग का वो भी उन्होंने बंद कर दिया ऑलमोस्ट, और जो लोकल मेला मंडियाँ हुआ करती थी नेज़ाबाजी की वो भी बंद हो गई हुई हैं, बहुत कम, और वो भी बहुत कम होगी। वो भी 10-15 साल से गवर्नमेंट ने इसको लगा के कट नहीं होने दे रहे। तो अब यही शौक़ रह गया जो घरों में लोग बैठ के अपना सुकून से हो सकता है, अपनी इंटरटेनमेंट का वो समा बना लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ एक गांव है जहाँ बैठे हुए हैं, इसके साथ ही एक गांव है। तो अगर गवर्नमेंट की फैसिलिटी देखें तो वहाँ जो हर आदमी है वहाँ अगर किसी ने ऑलमोस्ट हर बंदा टैक्स पेयर है। अच्छा, बट टैक्स पेयर किसी ने खाद ली तो उस पर टैक्स दे रहा है, बिजली का बिल दिया टैक्स ले रहा है, अगर वो पेट्रोल डलवा रहा है तो वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। तो वो घर में बैठा सारे टैक्स दे रहा है। अब वो किसको दे रहा है? गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से उसको ना तो वहाँ सीवरेज का बंदोबस्त है, ना उसको एंटरटेनमेंट के लिए कोई पार्क्स हैं, ना कोई ग्राउंड है, ना फुटबॉल का ग्राउंड है, ना क्रिकेट का ग्राउंड है, किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। उन्होंने अपने सोर्स को यूज़ करते हुए उन चीज़ों को वो दायरा कार में लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने चलो ये पिजन्स हैं ये उड़ा लिए और अपनी एंटरटेनमेंट का सबब बना लिया, और तो बाकी तो कोई चीज़ है ही नहीं बिल्कुल ही। अगर आप इस चीज़ को देखें, कभी कोई इस किस्म के जब नए स्टेप लिए जब होता है ना, तो फिर कुछ बुज़ुर्ग उस्ताद होते हैं या बुज़ुर्ग प्लेयर्स होते हैं, वो लोग आते हैं कि नहीं जी ये सदियों से हमारा इस तरह चलता आ रहा है, ये कौन होता है, या ये इस तक कभी कोई मुश्किल पेश आई? कभी कोई मुखालफत? मेरे साथ हमेशा चूँकि हम नई तर्ज को लेके करके चले थे, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थे, हमारे साथ जितने भी उस्ताद थे, पुराने थे, नए थे, मुखालिफ थे या मुआफिक थे,
उन सारों ने एक चीज़ की बड़ी खूबसूरती है, वो सारे ही मिल बैठ के उन्होंने हमारे साथ फैसले किए, मुकम्मल साथ दिया, फैसले किए, और कभी भी कोई टूर्नामेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आगे बढ़ाने के लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर किसी एक बंदे ने भी स्टेप बढ़ाया तो बाकी सारों ने उसके पीछे स्टेप लेके आए। कभी भी हमारे शौक़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शौकीन हजरात हैं वो हमारे भाई हैं, और उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं की कि हमारी कभी कोई टांग खींची हो, या तो इसीलिए हम शौक़, आप ये देखें ना कि एक 50,000 रुपये की रकम से ले करके अगर आज कोई बंदा मेहनत कर रहा है तो उसे वो 80 लाख रुपया जीत जाए तो उसका तो 4 साल के लिए उसके मतलब वो रोज़ी रोटी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है, 80 लाख रुपया फर्स्ट प्राइज़ का होना, ये बहुत बड़ी रकम है। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसलिए जो उस्ताद साहबान थे या जितने पुराने उस्ताद थे, अगर उसमें कोई भी तब्दीली रूल्स एंड रेगुलेशन में आई तो वो करते चले गए। सही। तो उनको अंदाज़ा होता गया कि ये बेहतर है तो वो साथ लगे रहे। अच्छा, शौक में चेंजेस भी आप लेके आए, सब कुछ हुआ, खुद शौक भी आपने स्टार्ट किया। परफॉर्मेंस की तरफ अगर आए तो परफॉर्मेंस कब से प्रॉपर स्टार्ट हुई और फिर अब तक जो माशाल्लाह इस दफ़ा भी बड़ा अच्छा शौक रहा आपका? जी बड़ा अच्छा शौक बहुत, मतलब एक दफ़ा तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया और फिर दोबारा से बूस्ट किया और उसके बाद इस तरह चले कि फिर चल सो चल। देखिए कामरान भाई, बात ये है कि जो अब एज के इस स्टेज पे हम लोग आए हुए हैं, उसमें पहली बात तो है एतकाद। मेरे अल्लाह की ज़ात के अलावा हम एक जो है ना सांस, वो भी लेना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें कुछ समझ नहीं लग रहा था कि जब इस साल हम परफॉर्मेंस लूज़ की तो हमें कोई समझ नहीं लगी, मतलब कोई चीज़ जो समझ आ रही थी, तो वो जब हम जीतने लगे तो फिर पता चला कि हम हारे क्यों थे। जब जीतने लगे फिर हमें पता चला कि हम हारे क्यों थे। तो अल्लाह की ज़ात ने वो इज़्ज़त इतनी देनी थी, तो इसलिए वो थोड़ा डिप एक आया। बार का बड़ा टफ कंपटीशन था और हमारे जो हरीफ थे उन्होंने अच्छा मुकाबला किया, बट हम बड़ा इजी जो है वो विन कर जाते थे। आज से पहले इस दफ़ा ज़रा थोड़ा मुश्किल हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। अच्छी, हाँ नहीं माशाल्लाह। अच्छा, ये मुकाबला तो एक अभी की तो यादगार है और आगे भी यादगार चलेगा, ये इसी साल का है। चूँकि कोई ऐसा मुकाबला आपके ज़हन में जो आपको शुरू से लेकर अब तक जो आपके लिए यादगार हुआ? हाँ, इससे पहले, इसके अलावा 2002 में हमने एक यहीं उगाड़ा में एक टूर्नामेंट हुआ था जो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था, उसमें हमने बड़ी क्लियर विक्ट्री ली थी। उसके बाद 2003 में हमारा असलम खान लखवेरा बहावल नगर से था और हमारे दोस्त थे, उनके साथ मैच पड़ गया, वहाँ गए तो वो बाजी हम हार गए। वो जब हारे तो उन्होंने समझ लें कि वहाँ से हमने देखा कि जो पुराना ट्रेडिशनल शौक़ है, ट्रेडिशनल जो हम कर रहे हैं और रवायती, तो उस शौक़ को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो हम शायद इससे बाजी ना जीत सके। तो उस वक्त फिर हमने, ये पॉइंट था आपके ज़हन में जहाँ से ये चेंज हुआ सब? उस पर अमेरिका से हमारे एक दोस्त थे, सारे जानते हैं, वो यहाँ पर तकरीबन 2 महीने मेरे पास रहे, डॉक्टर एक फिलिक्स खान, तो वो आए, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। और हमारे जो उस्ताद हैं चौधरी जाज साहब, उन्होंने हमें गाइड किया। तो उन्होंने हमें नई तर्ज जो है, नई चीज़ें दी कि कबूतरों को इस तरीके से रखें, ये मेडिसिन दें, ये चीज़ें करें। तो उस्ताद ने भी हमें पूरा सपोर्ट किया इस बात के लिए। ये मेन चेंज यानी कि वहाँ से फिर हमें बहुत ज़्यादा टफ वो लेके आए और फिर जाके हमने, वो बड़े अच्छे शिकारी थे असलम साहब भी, असलम खान लखवेरा साहब भी, और फिर उसके बाद उसका हमारा मैच पड़ा, हमने विन कर लिया और फिर चल सो चल अल्हम्दुलिल्लाह एवरी डे एवरी ईयर, और जो है वो हम बेहतरी की तरफ चलते हैं। अच्छा सब जीत के बारे में हर प्लेयर बताता है और अभी तक हमने जहाँ तक भी सुना है ना, तो लो फ्लाइंग में आपको हमने जीतते देखा है, लेकिन कोई ऐसा मुकाबला आपके ज़हन में जो आप हारे हो? नहीं, अभी तक तो अल्लाह के करम से मैं कोई ऐसा मुकाबला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो असलम खान के साथ बाजियाँ थी वो
डायरेक्ट एक तो मेरी बाजी नहीं थी और दोस्तों के साथ गए हुए थे, और उसके बाद टफ़ कंपटीशन बहुत ज़्यादा आया, फिर कॉन्टीन्यूस जो है वो जीतते चले गए। और इस दफ़ा भी ऐसा हुआ? हाँ, और बस इसमें यह है कि कबूतरबाजी जो है ये एवरीडे बिजनेस है। बिल्कुल ऐसी, ये एवरीडे बिजनेस है। तो आप अगर इसे इस बेस पे लेके चलेंगे तो फिर आपको कामयाबी मेरे ख्याल में है। सबसे टफ कंपेटिटर कौन रहा है अभी तक, या जिसको समझते हो कि आगे भी वो टफ हो सकता है? हमारे मुखालिफ जो हैं वो बहुत अच्छे शौकीन हैं। लाला शमशेर अली भट्टी, वो बहुत अच्छा शौकीन है और बड़ा हौसलामंद वो, मतलब हमारा कंपेटिटिव है, और उसने मतलब हमारे साथ बड़ा सख्त मुकाबला किया है, और अब हमें लग रहा है कि उसके साथ मुकाबला जो वो टफ़ हो सकता है। आइंदा आने वाले दिनों में उसके साथ टफ़ हो सकता है। वो बहुत अच्छा शौकीन है, हमेशा जो है उसने हारने के बाद भी जो उसका इरादा है वो मतलब जो है वो उसने पिछली साल से मेहनत की है। हारने के आपको अगर आपने जीत की तरफ जाना है तो जैसे मैंने आपको नाम बताया कि असलम खान लखवेरा, उसने हमें जो है वो जीत की तरफ ले गया कि उसके हारने के बाद हमें पता चला कि हम किस तरीके से जीत सकते हैं। हमने दिन रात नहीं छोड़ा। आपको 1 मिनट की आपको बात ज़रा एक वो सुना देता हूँ। यहाँ पे आपने वो हमारे यहाँ जो गौरी मिज़ाइल का नाम दिया हुआ है, और पहला नाम इंडिया ने रखा पृथ्वी। तो पृथ्वी राज जो था, पृथ्वीराज चौहान, तो इनकी जंग हुई थी। तो पहली जंग में जो गौरी था वो हार गया। तो हारने के बाद वो चला गया वापस यहाँ से, हिंदुस्तान से। तो उसने अपने जो जिसमें वो ज़ख्मी हुआ था और वो कपड़े जो थे वो पहने हुए थे, उसने वो कहते हैं कि वो 2 अहद किए कि पहली चीज़ तो है कि मैं नरम गद्दे पे कभी नहीं सोऊंगा, और दूसरी चीज़ उसने कहा कि ये मैं कपड़े नहीं उतारूंगा कि जब तक मैं पृथ्वीराज चौहान से जीतूंगा नहीं। तो पूरे उतना अरसा जब तक उसने पृथ्वीराज चौहान को हराया नहीं, उस वक्त तक उसने अपने कपड़े नहीं उतारे, और वही खून लथपथ कपड़े, पुराने फटे हुए, वही कपड़े उसने पूरी ज़िंदगी पहने। बिल्कुल। और जब उसने पृथ्वीराज को हराया तो उसके बाद उसने वो जो कपड़े थे वो उतारे। तो आपको हमेशा हार याद रखनी चाहिए, और हारने के बाद आपको हौसला नहीं हारना चाहिए। आपको जो है अपने मुखालिफ को टारगेट करना चाहिए और बार बार अटेम्प्ट करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। जो चीज़ें नई हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए, तो फिर आप अपने मुखालिफ को जो है बिल्कुल वो पकड़ सकते हैं। एक सवाल बड़ा अहम है, और ये मुझे लग रहा है कि ये ज़रा सवाल ज़्यादा ज़रूरी है आपसे करना। वो ये वजह है कि अगर हम बात करते हैं ना किसी से कि ख़ुद तो आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, सब कुछ है माशाल्लाह, इस वक्त पूरा पाकिस्तान जानता है, प्लेयर के साथ साथ आप कबूतर की समझ बूझ में भी बड़ा नाम रखते हैं, पहचान रखते हैं, लोग जानते हैं, समझते हैं। राणा मुन्ना साहब से भी मैंने ये सवाल किया था कि जी, और ये उन्होंने अक्सर इंटरव्यूज़ में भी कहा है और जगह पर भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी अगर बात की जाए तो आपका नाम आ जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपने अलावा कोई ऐसा प्लेयर या उस्ताद जिसको आप समझते हो कि कामिल है अपने शौक में या गेम में, कि समझ बूझ भी रखता है, उड़ाना भी जानता है, बनाना भी जानता है? देखें, अब हमारी चंद लोगों से दोस्ती भी है और काफ़ी सारे नाम हैं। अब जिनका नाम आप ले रहे हैं, राणा मुन्ना साहब, ये एक तो यंगस्टर खिलाड़ी हैं, जोशीले खिलाड़ी हैं, और इन्हें कोई भी चीज़ इंटर करते हुए जो वो होगा उसे वो कोई चीज़ नहीं होती। तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। अच्छा। और दूसरा जो है, मेरी बहुत कम दोस्ती है, और लेकिन लोगों से जो मैंने सुना हुआ है
बड़े ख़ानदानी आदमी हैं। कबूतरबाजी में भी जो उनके डिसीजन रहे हैं वो बड़े अच्छे, बड़े सॉफ्ट स्पोकन, जिनको मैंने देखा है कि झगड़े में नहीं है, मामलात में नहीं है। तो ये जो मियाँ वाले हैं, पिपला वाले, तो ये लोग बड़े अच्छे हैं। इन्होंने प्रमोट भी किया है शौक़ को, शौकीन भी हैं, और जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। समझबूझ में, परख में आप समझते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं। मुझे जो देखें, मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस से और लोगों इंटरेक्शन जो है जो लोग हैं वो बड़े अच्छे हैं। बाकी जो आपके सियालकोट के लोग हैं, उनकी एक कमेटी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। वो जो देखें, दो चीज़ें होती, एक है शौकीन, अपने फ़ायदे के लिए आप जो मर्ज़ी कर लें, एक है लोगों का फ़ायदा करना, देखें ना, वो प्रमोट करना उस शौक़ को, ये नेकी है। बिल्कुल, वो शौकीनों के साथ भी एक नेकी है। आने वाले वक्त में वो आपको जब वक्त गुजर जाता है, वक्त नया आता है, तो वो फिर अच्छा याद करते हैं कि भाई इन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा किया था। फ्यूचर में कोई और चेंज लाना चाह रहे हैं स्लो फ्लाइंग के? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हमने फ्यूचर में अब एप्लीकेशन दे दी है कि इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दिलवाया जाए। आपके नॉलेज में होगा कि हाई कोर्ट ने इसकी परमिशन दे दी हुई है, और जो कोयटा वाले हैं उन्होंने स्पोर्ट्स सेकंड फेज़ के अंदर इसको परमिशन ली हुई है, इसकी स्पोर्ट्स का दर्जा दिलवा दिया हुआ है। कबूतरबाजी को बाकायदा स्पोर्ट्स का दर्जा कोयटा में दिलवा दिया हुआ है। तो पंजाब के शिकार, अब हमने भी वहाँ यहाँ के तो वो रेसिंग में नहीं है, रेसर में देखें है तो कबूतर ही ना। हाँ, यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो इसमें सेम ही हो जाएगा, रूल तो वही हो जाएगा। रूल तो वही, हमारे तो लोकल्स हैं पिजन। तो इसको स्पोर्ट्स का दर्जा दिलवाने के लिए अब हम दिन रात कर रहे हैं काम। उसकी एप्लीकेशनें भी तैयार हो गई हैं, तो इंशाल्लाह वो हमने सबमिट भी करवा दी हैं, उसकी रिपोर्टिंग भी आ रही है। तारीखी काम हो जाएगा जी, वो इंशाल्लाह वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो कोई देखे ना, कोई बुराई नहीं है उसमें, ऐसी है। आप एक बंदा अपने घर के अंदर अपने पैसे के साथ अपने आप को एंटरटेन कर रहा है, तो जिसमें गवर्नमेंट का कुछ नहीं जाता ना, वो गवर्नमेंट कोई उसको कोई सपोर्ट तो कर नहीं रही, तो कम से कम उसे इजाज़त तो प्रॉपर दे दें, तो वही चलो अपना वो कर लें, वो बड़ा अच्छा है। लास्ट 2 या 3 मिनट चाहिए होंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा लास्ट है। हम बात करें कबूतरबाजी की, लेकिन अभी तक हमने कबूतर नहीं डिस्कस किए। तो ये इसमें अक्सर हम जगहों पर जाते हैं तो हाई फ्लाइट्स का ज़्यादा शौक है, आपको पता है। अपर पंजाब से जो मैं शुरू हुआ हूँ, जहाँ पे भी बात की उन्होंने कौन सी ब्रीड ज़्यादा रखी हुई है या किस तरह, तो मैं आपसे एक सवाल के, बल्कि एक सवाल में ही 2 सवाल है। एक तो ये कि आपने बताना कि इसमें ब्रीड्स होती हैं अलग-अलग, और कितनी तकरीबन ब्रीड्स हमारे पाकिस्तान ने बनाई हैं, और आप कौन सी ब्रीड्स को प्रेफर करते हैं? जैसे हमारे हैं ना मुख्तलिफ, हर जो मेरे नज़दीक है ना जी, हर पिजन, हर कबूतर अपनी नस्ल, अपनी ब्रीड खुद लिख के जाता है। ठीक हो, ठीक है। हमारी ज़्यादातर जो कबूतरबाजी वो परफॉर्मेंस बेस होती है कि इस पिजन ने क्या किया है, तो उसने अपनी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस जो है वो लिख देनी होती है। तो हमारी लोकल, अब हम कोई भी नाम हम रख दें कि ये किताब वाला है, ये मोबाइल वाला है, ये फलां वाला है, बात तो आपकी सही है। वो कोई नहीं। हमारे यहाँ नस्ल वही है, जो नाम और नस्ल वही है जो मुखालिफ डाल रहे होते हैं। नहीं, जैसे आंखों में चेंज आता है, बॉडी स्ट्रक्चर में, इनसे नस्ल के कोई ताल्लुक नहीं। बॉडी को वो कोई नहीं, परफॉर्मेंस होती है कि इस साल हमारे कबूतर ने क्या उड़े हैं, वो उसकी पेडिग्री परफॉर्मेंस, वो पेडिग्री बना देता है। लोग कहते हैं ये फलां कबूतर है, उसके बच्चे हैं, उड़ा था, फलां ये उसके बच्चे हैं, और पेडिग्री होती है। मेरे पास वो बुक अभी अगर आप कहें तो मैं ला के दिखाता हूँ, जिसमें हमारे पास पिछले कोई हर कबूतर का 30 साल का रिकॉर्ड, 30 साल का, 30 ईयर, पूरे 30 ईयर्स, 30 साल का, 35 साल का, 40, हर कबूतर का 40। मतलब मेरे पास अगर 20 साल का है तो मेरे उस्ताद के पास 20 साल का रिकॉर्ड उनका पीछे है जो उड़ रहे हैं। तो हर कबूतर का हमारे पास तकरीबन 30-40 ईयर्स का प्रॉपर पेडिग्री रिकॉर्ड इस वक्त अवेलेबल है। जितने कबूतर आपके पास परफॉर्म कर चुके हैं, कबूतर परफॉर्म कर चुके हैं या कर रहे हैं, या जो भी कबूतर हमारे पास पड़े हुए हैं, उनका इस वक्त मेरे पास, जैसे वो गोरे ने बनाया पेडिग्री, तो पेडिग्री वाइज बाकायदा, नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो वो पूरा का पूरा जो है हमने किताबें बनी हुई हैं हमारी,
तो वो पूरी वो उसमें परफॉर्मेंस के साथ हर चीज़ लिखी हुई है, माँ की ये परफॉर्मेंस रही, बाप की ये परफॉर्मेंस, पूरा मुकम्मल, और उसके फिर आगे बच्चे बिल्कुल दिया होता है। तो यानी कि इसमें आप वो नहीं है, कोई नस्ल का नाम नहीं है, कोई अलहदा, ये सारे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पर आप परफॉर्मेंस बेस्ड है। मतलब नस्ल हमने वो हमारे कबूतरी बालो बत्ती हैं, तो उसकी अब एक नस्ल चल गई, हमने नाम दिया था, तो वो दिया हुआ था। जादूगर कबूतर थे तो उसका नाम दिया हुआ था। डाकू, तो डाकू कबूतर था। तो इस दफ़ा जो कबूतरियाँ उड़ी हैं, इन कबूतरियों ने वो सारे रिकॉर्ड, जाहिर बात है, फिर मैं आपसे अगर बालो बत्तियाँ एक ले जाता हूँ तो फिर वो मेरे पास बालो बत्तियाँ चलते रहेंगे, तो इस तरह से नाम। फिर अभी 2 कबूतरियाँ हमारे पास इस साल उड़ी हैं जिन्होंने 4-4 पॉइंट विन किए हैं। वो हमारे पुराने जितने कबूतर हैं उन सारों के रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक कर दिए। क्या बात, जो उन्होंने परफॉर्म किया है वो पिछले 17-18 हाईएस्ट सालों रिकॉर्ड से। कौन सा रहा आपका? ये हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है वो हम ये समझते हैं कि हमारा इस दफ़ा बड़ा टफ कंपटीशन था। तो वो जो 2 कबूतरियाँ मेरी, एक 7mm और 303, उन्होंने 4-4 पॉइंट कंसेक्टिव विन किए हैं, कोई पॉइंट लूज़ नहीं किया। तो वो इस वक्त पिछले जितने आज तक कबूतर आए हैं सही, तो उनमें वो बेस्ट कबूतरियाँ थी। या एक कबूतर रोजा कबूतर खान मज़र खान लखवेरा साहब के घर की ब्रीड था, खान अख्तर खान लखवेरा साहब या चौरी जाज साहब के। तो वो मतलब वो टॉप एंड था। उस कबूतर का भी एंड जो है, दिन जो है वो पूरा नहीं होता था, और जितनी भी जेठ की गर्मी पड़ी है उनके लिए दिन कम होता था। बिल्कुल सही हो गया। आखिरी सवाल, बिल्कुल सवाल तो आखिरी हो गया, ये सिर्फ आपके लिए है कि वैसे तो शेख हसनैन हैदर एक टीम का नाम है, खुद से आप एक टीम है, और हमें आपके जो क्लब के लोग हैं, बॉस क्लब के जितने लोग हैं, वो यही बताते हैं कि वो शेख हसनैन हैदर एक मुकम्मल इंसान है, उससे कबूतरबाजी पे या बिजनेस में या जहाँ पे भी हमने जिस सिलसिले में भी बात की, एक मुकम्मल बात मिलती है। आपके पास इस फील्ड में, लो फ्लाई की जो आपकी फील्ड है, इसमें कौन सी टीम है जो आपके साथ चल रही है, जिनका आप नाम लेना चाहेंगे कि यार ये लोग मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, या हेल्प इन्होंने की, या इनसे मशवरा मैं लेता हूँ? आपकी प्रॉपर टीम जो है उसका कोई? देखिए, टीम हमारे जो भाई हैं, दोस्त हैं, शौकीन हैं, वो सारे ही साथ हैं और मुखलिस हैं। और खान अख्तर खान लखवेरा, खान मज़र खान लखवेरा, चौधरी जाज साहब, और जो है आफ्ताब जोया साहब या राणा शराफत साहब, ये सारी एक टीम जो है लंबी चौड़ी है। कोई अब हमारे साथ आए हैं, कोई पहले से हमारे साथ चल रहे हैं लेकिन इकट्ठे हैं, और कुछ दोस्त हमें छोड़ गए हुए हैं। और वो छोड़ने की बस गलती, वो जो कबूतरबाजी में आपको पता है थोड़ा बहुत 19-20 हो जाती है, वो भी हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई बेहतरी का इल्म होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ सिखा जाते हैं कि यार नया सबक दे जाते हैं कि जी हमारे ये चीज़ है। और हर दिन जो है, लेकिन उन लोगों से तकलीफ़ ज़रूर होती है कि अगर आपने किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो तो वो शौक़ के अंदर छोड़ जाता है, तो उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो आपके पीछे बैक एंड पे आपके जो कबूतरों को संभालते हैं लोग, वो, या आपके जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब जैसे अब ये 7 पॉइंट आपको जो शुरू के हैं, ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये याद रहने वाला एक बहुत ज़्यादा वो सब तो ये याद रहेंगे। उस वक्त में कोई होता है कि यार नहीं, हम नहीं, घबराना नहीं, लेकिन ये होता है ना कि किसी एक दोस्तों की एक टीम होती है जिसके साथ यार ये हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो एक मशवरा चलता है। वो लोग कौन कौन से? हमारा जो मेन चीज़ था, मेरे साथ एक ही दोस्त हमारा था, और जो इस टीम का हिस्सा था वो इमरान शाह साहब थे। और हम डेली, मतलब इस दौरान हम डेली बैठते थे, हर दिन, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने पॉइंट लूज़ करने शुरू किए तो हम डेली बैठते थे। तो उनके साथ मशवरा होता था, वो ख़ुद भी परेशान थे, मैं भी अपसेट था, तो वो डेली कोई ना कोई नेट पे चीज़ निकालते थे। वो कहते थे शेख साहब ये तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा। आखिर हमने किसी न किसी एज पे हम दोनों पहुंच गए कि ये जो है वो किसी नेज़ पे पहुंचे। तो पहुंचने के बाद जो है मैंने इमरान शाह साहब का, मैंने कहा यार पॉइंट तो हमने पकड़ लिया है और उम्मीद है कि अब हम हारेंगे नहीं, उम्मीद मुझे बड़ी है। और अगर हमने एक भी पॉइंट इस दफ़ा पकड़ लिया तो हम फिर उसके बाद छोड़ते नहीं मुखालफों को। तो वो वैसे ही हुआ, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी। तो इस दौरान टीम इस
इस मशवरे में इस वक्त वो एक ही बंदा इन्वॉल्व था, वो इमरान शाह साहब थे। ठीक हो गया सर, हमारी तरफ से भी बेस्ट ऑफ लक आपको आइंदा के लिए भी, और जो अब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट लो फ्लाइज के लिए करवा रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप फ्यूचर में सोच रहे हैं मज़ीद कबूतरबाजी को आगे लेके जाने का, और इसी तरह आप अपने मकसद में कामयाब होंगे सर। थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, ये थे जनाब शेख हसनैन हैदर साहब जो अपनी कुछ बातें हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा ये इंटरव्यू। अपने कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को शेख हसनैन हैदर साहब के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।